सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। और मतलब हाल चाल ठीक है ना? ठंड का हाँ, मौसम हाँ। चल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं आप? अच्छा, मतलब भाई तुम लोग हो तो हमें अपनी क्या चिंता है। जब खाने पीने का तुम लोग ख्याल रखती हो कि बुआ क्या खाएं क्या न खाएं, कितनी देर धूप में बैठें, कितनी गर्माहट लें, तो बस सब पूरे दिन तो हम ऐसे ही तरोताज़ा हो जाते हैं गर्माहट ले लेके धूप से। और तुम लोगों की जो उष्मा मिलती है ना, वो अलग गर्माहट देती है। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, और सही भी है। वैसे कहते भी है ना बुआ जी कि ये जो ठंड का मौसम है घूमने के लिए बड़ा अच्छा होता है ना? अच्छा, तो मतलब घुमाने भी ले चलोगी? अरे घर में बैठो चुपचाप की। अरे नहीं बुआ, घूमने चलते हैं ना, क्योंकि यही तो मौसम है जिसमें थोड़ी रजाइयाँ मिल जाती हैं, स्वेटर पहन के बढ़िया घूम सकते हैं। चलो ठीक है, तो चलेंगे। कहाँ चलेंगे ये बता दो अपने साथियों को। बिल्कुल, पटनी टॉप चलेंगे, कश्मीर। ओहो, मतलब फिर वही ठंड में। ओहो बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। और जो बुआ जी क्या है ना कि साल का आखिरी समय चल रहा है, बोलना चाहिए, यानी कि 2023 जो है वो दस्तक दे रहा है, तो हम इंतजार तो कर ही रहे हैं। तो क्या करना है, नए साल की तैयारी करनी है? हाँ बिल्कुल, तैयारी कैसी करनी है, हम श्रोताओं से भी पूछेंगे कि वो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई श्रोता बताएंगे कि कैसे करना है तैयारी। और वो दिन याद करो में हम ले चलेंगे कि जब ठंड का आपने सामना किया तो कैसे किया, या कोई ऐसा वाकया जहां आप बिल्कुल फंस गए और बहुत ठंड लग रही थी, आपके पास कुछ नहीं था, तब आपने क्या किया, या यूं ही रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसे सामना करते हैं। तो वो सब बात करें। बिल्कुल। और बुआ जी, जैसे कि आज हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं, जी हाँ, जो कि जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद साहब, उनकी आज जयंती है, तो जिसे हम प्रकाश पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो दशमेश पिता जो गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म दिवस है, तो पहले उसकी लख लख बधाइयां हमारे सभी श्रोताओं को, है ना? तो हम आपको बता दें कि वो 9वें गुरु जो हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे, और वो बचपन से ही सरल, सहज और भक्ति भाव वाले कर्म योगी थे। और वो इतना ही नहीं, वो एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा भी थे। उनके बचपन का जो नाम था वो गोविंद राय था, और उन्होंने सन 1699 में वैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो स्थापक माने जाते हैं। इस पंथ की स्थापना की भी कहानी हमारे सभी साथियों को पता ही होगी। गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन जो है पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 में हुआ था। और मतलब बुद्धिमान तो थे ही, बहादुर बहुत थे। इतने बड़े पंथ की स्थापना करने वाला कोई मामूली नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात यह थी कि जितनी ही तो उनके में मतलब शक्ति थी, उतनी ही भक्ति भी थी। तो बहुत अच्छा सा संयोग था कह सकते हैं। और बहुत ही कम उम्र में विवेक और उन्होंने अपने परिपक्वता का जो है परिचय दिया, और इसी के साथ ही गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगल शासक के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित जो योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाई थी, और जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के लिए महान उद्देश्यों के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान कर दिया करते थे। और इसी तरह से उन्होंने आह्वान भी किया था। गुरु गोविंद सिंह साहब और उनके योद्धाओं ने मुगल सेना के विरुद्ध बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। कई लड़ाइयाँ थी उनका, अगर हम नाम लें तो भानगनी की लड़ाई है, बदायूं की लड़ाई है, गुलेर की लड़ाई है, और ऐसे ही निर्मोहगढ़ की लड़ाई है, आनंदसुर की लड़ाई, और ऐसे ही मुक्तसर की लड़ाई याद की जाती है। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों जोरावर सिंह, जिनका नाम था, और फतेह सिंह, और कई बहादुर सिख सैनिकों ने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। तो ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनका नाम हमें पता भी नहीं है, और लेकिन हम उनके लिए नतमस्तक हैं, नमन करते हैं उन्हें। गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने ये कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु हैं। और जाहिर है कि जब प्रतिष्ठित कर दिया तो उनको गुरु माना जाने लगा। और बचित्तर नाटक उनकी आत्मकथा है, यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत भी है।
यही दसम ग्रंथ का एक भाग भी है। इसे जो है, ये जो नाटक है, जो उनकी आत्मकथा है, इसे ही दसम ग्रंथ का एक भाग कहा जाता है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद साहब की कृतियों के संकलन का नाम है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, जैसे कि हम बता चुके हैं। धर्म के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया, जिसके लिए उन्हें सर वंशदानी यानी कि पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। जी, वो एक महान लेखक, मौलिक चिंतक और संस्कृत ज्ञाता थे। और इसके साथ साथ केवल संस्कृत ही नहीं, कई अन्य भाषाएं भी उन्हें आती थीं, जैसे फारसी, ब्रज भाषा के भी वो जानकार थे और रचनाकार भी थे। स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। जप साहेब, अकाल स्तुति, चंडी चरित्र, जफरनामा उनमें से प्रमुख है। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा ना कि भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम था उनके में। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। अगर किसी ने उनके साथ अहित करने की कोशिश की भी तो गुरु गोविंद साहिब ने अपनी सहनशीलता, मधुरता और सौम्यता से उन्हें परास्त कर दिया। वो हमेशा मानते थे कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए। उनका उपदेश था, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। तो भाई इस तरीके से सिर्फ वो कहते नहीं थे, बल्कि उनकी वाणी में, उनके जीवन में भी वही सब कुछ था जो वो कहते थे। यानी कि वाणी में मधुरता थी, सादगी थी, सौम्यता थी, वैराग्य की भावना होती थी। और जैसे कि उन्होंने स्थापना की, संस्थापक कहे जाते हैं, वैसे ही इन्होंने 5 ककार जो हमारे सिख भाई धारण करते हैं उसका भी उन्होंने ही प्रतिपादित किया था और बताया कि हर सिख को 5 ककार जो है वो अपने साथ रखना चाहिए। 5 ककार हैं, सभी जानते हैं, कंघा, केश, कृपाण और कारा जिसको कंगन कहते हैं, और कच्छा। तो ये जो है जीवन की बहुत अमूल्य चीज़ें हैं, जो ये 5 मूलभूत चीज़ें हैं, इसको अभी भी लोग मानते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर इसी तरह से उनके जीवन का पथ प्रदर्शक जो था वो धर्म का मार्ग था, सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है, ऐसा ही मानते थे गुरु गोविंद सिंह साहब।
वाकई बुआ जी, सत्य की हमेशा हमेशा कहना चाहिए विजय ही होती है। बिल्कुल होती है, तो इसलिए सत्य जो होता है ना, हम्म। अगर आप बोलते हैं हम्म। तो बहुत ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता है, और अगर आपने एक बार झूठ बोला तो उसके बाद आपको उसको बचाने के लिए, फिर उसको छुपाने के लिए 1000 और झूठ बोलना पड़ता है। तो भाई इन सब की पोटली बना के किनारे रख दो, पटनी टॉप चलते हैं, हाँ। बाद में बात करते हैं। और वहां चलने के मतलब बारे में भी जो बातें हैं वो भी सच सच बताना। हाँ। कितनी ठंड है ये भी बता देना, नहीं तो हमारे साथी परेशान हो जाएंगे। वैसे हमारे साथी जो है वो ये सोचते हैं कि ठंड में ठंडी जगह नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बात जो है कि इस समय जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां पर ऐसे जब बर्फबारी हो रही हो तो बर्फबारी देखने का अपना मजा होता है। और उसके संग संग उस समय बहुत ठंड नहीं होती है क्योंकि आप पूरी तैयारी से जाते हैं। बिल्कुल। और जब अचानक से ठंड आती है तो ज्यादा दिक्कत होती है। और उसके संग संग क्या होता है, जब मौसम खुलता है, हाँ। यानी बर्फबारी जब रुक जाती है और उसके बाद जब शीत लहर चलती है तब ज्यादा ठंड लगती है। तो बेहतर है कि इसी मौसम में और आज ही के दिन अभी चलते हैं पटनी टॉप, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में है। पर्यटन स्थल है और जम्मू से 112 किलोमीटर लगभग दूर है, और इसे पाटन का तालाब भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? राजकुमारी का तालाब। ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजकुमारी जो है वो स्नान के लिए आया करती थी, इसलिए राजकुमारी का तालाब नाम पड़ा। ये स्थल समुद्र सतह से लगभग 2024 मीटर की ऊंचाई पर है, एक पठार है और देवदार के घने जंगल हैं, घुमावदार पहाड़ियां हैं, लुभावने दृश्य हैं और शांत वातावरण। ये कह सकते हैं कि ये जो दृश्य है ये पटनी टॉप स्थल को और भी लुभावना बना देता है। इस क्षेत्र में 3 मीठे पानी के झरने हैं जो कि ठंडे पानी के मूल स्रोत हैं और इन झरनों के पानी में औषधि गुण पाए जाते हैं। वैसे भी जो स्रोत के पानी होते हैं, सोते जो होते हैं उसका पानी और झरनों का पानी मीठा भी होता है, और जाहिर है कि उसमें मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, शुद्ध होता है। और इसके संग संग इस पहाड़ों की अगर बात करें तो हरे भरे मैदानों से भरा बेहद खूबसूरत शहर है। पहाड़ तो जैसे बताया ना तुमने कि देवदार के वृक्ष दिखाई देते हैं, पाइन ट्री दिखते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मतलब जो पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं किससे बात करने जा रहे हैं ना। तो और इसके संग संग पटनी टॉप की बात करें तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर जमे हुए बर्फ की चादर दिखाई देती है। यहाँ पर पटनी टॉप को एक बहुत लोकप्रिय मतलब बना देता है, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और इसके संग संग यहाँ और भी बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं घूमने के लिए, जैसे कि पटनी टॉप की जो है वो झील संसार। बिल्कुल। ये जो संसार झील है समुद्र तल से करीब 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बुआ जी, और एक खूबसूरत झील है। ये जगह जो पटनी टॉप से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस झील का के नाम से ही आसपास के जो गांव हैं उस नाम कहना चाहिए कि गांव के नाम से ही इस झील का नाम पड़ा है। अच्छा। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, हॉट एयर बलून जैसी बहुत सी रोमांचक जो गतिविधियां हैं आप कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। बुद्ध अमरनाथ मंदिर है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित खूबसूरत सा मंदिर है। इस मंदिर का जो वास्तु शिल्प है वो देखने लायक होता है, क्योंकि सफेद संगमरमर से बना हुआ है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये धार्मिक स्थल। इस मंदिर के पास दिखने वाला दृश्य भी जो है बहुत आकर्षक है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल मशहूर भी बहुत है। तो और बुआ जी एक और चीज है यहाँ पर वो देखने लायक, वो है नत्था टॉप पहाड़ी। मतलब पहाड़ तो है ही, लेकिन इस पहाड़ी का नाम है नत्था टॉप। और यहाँ नत्था टॉप जो है ये समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर है, खूबसूरत हिल है। और ये जगह पटनी टॉप से लगभग इस शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पहाड़ी से हिमालय और शिवालिक जैसे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, उसकी खूबसूरती जो है आप देख सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा ना कि बर्फ से आच्छादित रहता है, लगता है बर्फ की चादर है, और उसके ऊपर कभी कभी आपको मतलब कि खुशनसीबी है कि अगर सूर्य की किरणें पड़ गई तो बिल्कुल लगता है कि सोने की चादर हो गई। वही जो सफेद चादर होती है वो सुनहरी हो जाती है, कभी रुपहली होती है। तो ऐसे जो है प्रकृति अपने रंग बदलती रहती है। तो ये जो दृश्य है वो बहुत आकर्षक होते हैं, इसीलिए तो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं ना। और पटनी टॉप में एक मशहूर सुरंग भी है, है ना? वो है जम्मू और कश्मीर के बीच नेशनल हाईवे 44 पर बनी 9 किलोमीटर की लंबी सुरंग, जिसे भारत की सबसे लंबी सुरंग भी मानी जाती है। और इस सुरंग के बन जाने के बाद जम्मू और श्रीनगर की जो दूरी है लगभग कम हो गई है। इस सुरंग को चेनानी, नाशरी और
पाटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और ये सुरंग बनी थी साल 2011 में और 2017 तक ये बन पाई थी। बन पाई, हाँ। हाँ, और ये एक बहुत ही अद्भुत सुरंग है जो देखने में काफी अच्छा लगता है। इस सुरंग से अगर गुजरो तो हाँ, कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन सुरंग है तो अंधेरा तो होगा ही, अंधेरा होता है, लेकिन थोड़ी रोशनी रहती है और बहुत अपने आप में एक रोमांचक यात्रा हो जाती है जब आप सुरंग से गुजरते हैं। और लंबी सुरंग है तो हम इंतजार करते हैं कि कब वो रोशनी का जो है, कहते हैं ना कि गोला दिखाई देगा कि अच्छा कब खत्म हुई। वो अपने आप में बहुत मजेदार होता है। नाग मंदिर है यहाँ पर। ये मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। ये लगभग 600 साल पुराना माना जाता है। नाग पंचमी के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की बहुत भीड़ रहती है। एक अलग उत्सव का माहौल बन जाता है इनके आने से। और मंदिर यहाँ से दिखने वाले आसपास के दृश्य जो हैं वो बहुत सुंदर है, आकर्षक लगते हैं। ये जो है पत्नी टॉप का एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर घूमा जाता है। और बुआ जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक जो जगह है माधव टॉप करके, तो ये जो जगह है ये चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है और जो कि स्काइंग करने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र है। ये जगह पटनी टॉप से लगभग बस 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यहाँ पर बर्फ से ढकी हुई चोटियों से प्रकृति के विभिन्न रूपों का जो है ना, आप उसका सौंदर्य बदलते हुए आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा ही अभी हाँ, क्योंकि अगर धूप निकल गई तो अलग माहौल हो जाता है, बादल आ गया तो अलग तरीके का हो जाता है। और इतनी जब बर्फ जहाँ पर होती है तो जैसे यहाँ के जो खेल होते हैं, स्कीइंग जैसे तुमने कहा वो है, या और भी चीजें हैं वो की जाती हैं, तो बड़ा मजा आता है। और यहाँ पटनी टॉप बाजार भी है। यहाँ कश्मीरी हस्तशिल्प की अद्भुत चीजें देखी जा सकती हैं। और आप यहाँ पर भी बाजार में जो है कुछ यादगार चीजें ला सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ के जो ऊन की चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ की कश्मीरी कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध होती है ना, ऐसे ही पेपर मैशे की चीजें बहुत अच्छी होती हैं। कश्मीरी स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है, मसालेदार भोजन मिलता है और नाश्ता जो है वो बहुत प्रसिद्ध होता है। अलग तरीके का एक मसाला भी आता है वहाँ का, वो भी टिक्की जैसा आता है और कॉइन जैसा थोड़ा बड़ा वो मसाला आता है कि बताते हैं कि उससे बहुत सुंदर रंग आ जाता है, डाल दीजिए आप सब्जी वगैरह में तो इस तरीके से भाई कश्मीरी मिर्च बहुत प्रसिद्ध है ना। तो तरह भाई बुआ जो मतलब खाने के शौकीन है, घूमने के शौकीन है, वो जगह जरूर जाए ना। हाँ, और इस मौसम में जरूर जाए। हाँ, इस मौसम में जाए क्योंकि जो ठंड का जो मजा है वो इसी मौसम में आ सकता है। जैसे कि हमने बताया कि बहुत रोमांचक जो गतिविधियां होती हैं वो इस समय ही खासकर होती हैं ना। और खासकर इस मौसम, वैसे तो है कि इस मौसम में ही जाएं, खासकर बारिश वगैरह के समय इन जगहों में जाने से बचना चाहिए क्योंकि फिसलन हो जाती है, गिरने का डर रहता है। या तो फिर आप जब फूल खूब वहां पर तरह तरह के खिले हों, आप तब जाएं, तब अच्छा लगेगा आपको। जी हाँ, तो भाई अब यहाँ पहुँचने के जो साधन है बहुत सारे हैं और ये जो शहर है सभी प्रमुख सड़कों या मार्गों से जुड़ा हुआ है। बस सेवाएं हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से सीधे आप पटनी टॉप पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पटनी टॉप के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है बुआ, और या फिर आप जम्मू से भी यहाँ पहुँच सकते हैं पटनी टॉप। और अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट सबसे नजदीक है इस शहर से, या श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ले सकते हैं। तो भाई यहाँ से आप अपनी निजी वाहन या सरकारी वाहन जिससे भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी पर है। बाकी जगह जो जहाँ घूमनी है, जो खरीदना वो हमने बता दिया, और बाकी जाना जो है वो भी बता दिया थोड़ा बहुत। बाकी जो आपको सुविधाजनक लगे उससे आप जाइए बिल्कुल, और घूमिए और इस गीत का आनंद लीजिए। कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। हर मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर
कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। अकेला बेसहारा है सखी देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। वाकई क्या बहुत ही वाकई क्या खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने इस गाने से आ गई ना। आ गई ना। लेकिन मन्नो बहुरिया एक बात तो है कि तुमने ये तो बताया ही नहीं कि पास में एक जट्ट गांव है 3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां का राजमा जो है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं पता था, हमें लगा तुम्हें मालूम था, तब भी तुमने नहीं बताया, लेकिन हमारे एक साथी ने ये बता दिया अरे वाह, कि बहुत भाई ही 3 अच्छी किलोमीटर जानकारी। की दूरी पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत अच्छी बात और अच्छी जानकारी है ना बुआ जी। और हमारे श्रोता जो हैं वो बहुत सारी बातें लिख रहे हैं कि वो नए साल में क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि नए साल की तैयारी तो हम तो कर ही ली है हमने, न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना के। और हम घूमेंगे, खूब किताबें पढ़ेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे और सबसे जरूरी हमेशा खुश रहेंगे। क्या बात है। ये जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है ना, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपने घूमने फिरने की बात की, सेहत का ध्यान रखा, तो जाहिर है कि खुश भी रहेंगे। और सभी यही चाहते तो यही है ना मन्नो मौर्या, कि नया साल नई उम्मीद नई उत्साह लेकर आता है। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। लोग नए साल में अच्छी यादें लेकर प्रवेश करना चाहते हैं, बुरी यादें पुराने साल में छोड़ देना चाहते हैं। नया साल नई खुशियां लेकर आता है, ऐसा मानना है कि अगर नए साल का पहला दिन अच्छा बीते तो पूरा साल अच्छा जाता है। लोग नए साल पर कई संकल्प भी करते हैं और उस संकल्प को पूरा करने में
लग जाते हैं। 31 दिसंबर यानी कि नए साल की पहली रात को पार्टियां होती हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नए साल के आने का इंतजार करते हैं। रात 12 बजते ही दूसरे को नव वर्ष की बधाई दी जाती है। तो भाई तो तैयारियां मतलब चालू हो चुकी हैं। देखो ये सब तो जो है ना, तैयारी क्या करना है, आपके पास टिक टिक करके घड़ी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और 2022 का 31 दिसंबर आ जाएगा, रात का 12 भी बज जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो कैसे स्वागत कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये सोचना है। तो बुआ जी क्या है ना कि हमारी भी सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं, एक अंतराल लेते हैं, फिर आते हैं, फिर बात करेंगे आगे। बिल्कुल। तो भाई अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बुआ जी क्या बोल रहे थे आप? हम नहीं कुछ बोल रहे थे, हमने तो सोचा तुम कुछ तैयारी वारी करोगी, बताओगी कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या करें, क्या ना करें, ये भी तुम जरूर बताओगी ना। भाई ये जरूरी है कि क्या ना करें ये भी जान लेना। वैसे तो एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि 2023 नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं आप सभी को, श्रोतागण को भी नमस्ते और शुभकामनाएं। नए साल के लिए हम सब स्वस्थ और सुरक्षित रहने की तैयारी करें, डॉक्टर से दूर रहें, दवाई ना खानी पड़े, तो ये भी एक अचीवमेंट माना जाएगा। बिल्कुल। रेगुलर व्यायाम प्राणायाम करें, पीस ऑफ माइंड बना रहे, ये महत्वपूर्ण विचार किया है। और मैडम जी हमने तो तैयारी ऐसी ही तैयारी की है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी आपने की है, लेकिन ये जो तैयारी है मन्नू बहुरिया, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। इन आदतों को अगर हम अपना लें तो कोई खास तैयारी की जरूरत ही नहीं रहेगी, हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब बात आती है कि भाई किसको किसको बुला लिया जाए, किसके किसके संग धमाल किया जाए, किसके किसके साथ मजे किए जाए। तो भाई उनकी लिस्ट बन गई होगी, लेकिन फिर भी ये तैयारी कर लें कि क्या क्या बनेगा, क्योंकि व्यंजन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस समय कोई रसोई घर में 12 बजे तो जाना नहीं चाहेगा। नहीं, बिल्कुल। और चाहेगा ये कि जब हम स्वागत करें यानी 12:01 हो तो कुछ इतना बढ़िया खाया जाए कि लगे कि साल भर यही खाएंगे, है ना। तो भाई इससे मीठा क्या हो सकता है, मीठे से अच्छा क्या हो सकता है कि दिन की शुरुआत। लेकिन बनाएगा कौन? भाई बना सकते हैं आप अपने जो मित्र हैं, मित्रगण जो आपके करीबी हैं, उनसे आप सहयोग ले लीजिए ना, उनसे सब साथ में एक साथ मिलकर मनाएंगे अगर तो क्या कहना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से बन भी जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी, एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। तो यही मतलब है कि सब लोग मिलजुल कर ये निश्चित कर लें कि कौन सा व्यंजन कौन बनाकर लाएगा, कौन से डिश कौन बनाएगा, मीठा कौन बनाएगा। और मीठा कुछ ऐसा रखें कि उसको आपको बहुत गर्म ना करना पड़े या गरम गरम ना बनाना पड़े, है ना। बिल्कुल। तो तब तो आप सोचेंगे कि आइसक्रीम रख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो भाई ये स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, जैसे हमारे श्रोता बोले ना कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ भी अगर आपने खा लिया ठंडा वंडा दूसरे दिन गला बैठ गया तो भाई साल की शुरुआत जो है ना वो बीमारी से हो जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, खासकर अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं या आपने प्लान कर लिया है, तो ये जरूर ध्यान में रखें कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। ना हो सके तो थोड़े कम समय के लिए जाएं। और अपने साथ में अगर आपके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि सभी जगह लगभग ठंड बढ़ रही है। ये सोचें कि मुंबई में कम है या कहीं और कम है, तो ऐसा नहीं है, जितनी होती है उससे सब जगह ज्यादा ही है ना। और अन्य प्रदेशों में भी बहुत ज्यादा ठंड है, शीतलहरी चल रही है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि
नया साल है, आ रहा है, खुशी की बात है। खुशी घर में रहकर भी मनाई जा सकती है या ऐसे स्थान पर जाकर भी मनाई जा सकती है जहाँ की बंद हो, खुला स्थान ना हो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर हो सकता है कि आप नौजवान हैं, मतलब जैसे तुमने कह दिया ना मन्नू मौर्या कि बुजुर्ग न जाएं, बच्चे न जाएं, लेकिन अब जवान है, लेकिन अगर आपको कमजोरी है या कुछ ऐसा है कि थोड़ी आपकी तबीयत में नम है, तो आप उसको टाल जाएं तो बेहतर है ना। और जैसे कि बुआ जी ये भी है कि जब आप घर पर ही पार्टी अगर कर रहे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे, घर पर ही पार्टी कर रहे हैं, तो जो आसपास के लोग हैं, ऐसे आप उस पार्टी का या उस उत्सव का आनंद उठाए ताकि दूसरे जो हैं आपके पार्टी से आसपास वाले लोग डिस्टर्ब ना हो, उनको परेशानी ना हो। तो हो सके तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां से आप परमिशन ले लीजिए कि आप इस तरह की पार्टी करना चाहते हैं। और कोशिश करें कि 12 बजे तक, जैसे कि कुछ नियम कानून भी सरकार ने बनाए हैं, तो इस ध्यान रखें कि 12 साढ़े 12 बजे तक आपकी पार्टीज हो जाएं ताकि लोगों के नींद में डिस्टरबेंस ना हो, लोग परेशान ना हो। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें। यही तो हम कह रहे हैं भाई। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि बुआ जी क्या नया साल इसीलिए आता है कि कुछ मीठा या कुछ गरम गरम बनाकर खाया जाए और हुड़दंग मचाया जाए। तो भाई ये तो आपकी खुशी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे खुश रहना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई उत्सव हम मनाते हैं तो कोशिश तो यही रहती है कि कुछ मतलब खुशी रहे, खुशी का माहौल रहे। हुड़दंग का मतलब खराब नहीं है, मतलब कि खुश रहने से मतलब है। कुछ गाना बजाना हो सकता है, कुछ खाना पीना हो सकता है, और उसके संग संग जो सबको रुचे, जो सबको अच्छा लगे वो किया जाए ताकि सब खुश रहें। ऐसा नहीं कि आप तो खुश हैं और बाकी सब उदास हैं। तो गाने बजाने की बात हुई तो एक गीत हम सुनते हुए आगे बढ़े। हाँ। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या
दामन में जिसके क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो आप सभी के दामन में, यही हमारी आरजू है और यही हमारी इच्छा भी है। और एक श्रोता है वो लिखते हैं, बुआ जी कि नए साल में नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य, नए आइडियाज़ के साथ उत्साह खुशियों के साथ स्वागत के लिए कुदरत के साथ पिकनिक, स्वादिष्ट व्यंजनों, मज़ेदार खेल संगीत के साथ नए साल के स्वागत में लगे हैं। नया साल नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। नए अवसरों का हमेशा स्वागत करें और जीवन को बेहतर बनाएं। सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा अपने अवचेतन मन में रखें। हैप्पी न्यू ईयर। इन्होंने एडवांस में ही बोल दिया तो भाई हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने एक ने और अपने जो है वो बात साझा की है कि नए साल के स्वागत के लिए ठीक 12 बजे अपने घर के मंदिर में पहला विश अपने लड्डू गोपाल जी को करते हैं। तो सबका वही है ना कि अपना अपना तरीका है खुश रहने का। बस मतलब मंतव्य तो यही है कि खुश कैसे रहा जाए और रोज ही इस तरह से नया साल है ऐसा मान के चला जाए कि हर दिन जो हमें मिलता है वो नया ही होता है। तो इस तरीके से खुश रहें। और जो खुश कैसे रहें, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगी तो परेशान हो गए, हाथ पैर गलने लगे, कितना भी मोजा पहन लो, कितनी भी टोपी लगा लो, लगता है जैसे कि ठंड कहती है हम जीत कर रहेंगे, है ना। तो वैसे बहुत से श्रोताओं ने बुआ जी लिखा है कि जब उन्होंने ठंड का सामना किया तो क्या क्या हुआ। तो एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि उत्तर भारत की ठंड के क्या कहने, आसपास के प्रदेशों को भी चपेट में ले लेती है। ठंड के दिनों में वक्त बेवक्त निकलना पड़े तभी ठंड का पता चलता है, ना कि टीवी का तापमान देखने से। ऐसे ही वाक्य मुझे मेरे दूसरे लड़के के जन्म के समय का है। उन दिनों हम जिला गाजियाबाद में रहते थे। 31 दिसंबर 89 को टीवी पर नववर्ष का स्वागत कार्यक्रम देख रहे थे। तभी मिसेज को, जो उनकी वाइफ है, जो उनको पूरे दिनों से थी वो दर्द शुरू हो गया। बस तभी तब रात, यानी कि वो गर्भवती थी और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, तो रात 12:30 बजे धुंध के बीच स्कूटर पर बैठाकर अस्पताल ले गए और जो उनकी मिसेज हैं वो उनको भर्ती कर दिया गया। फिर माताजी को 8 किलोमीटर दूर से लाने सुबह 6 बजे स्कूटर पर निकला। घने कोहरे और ठंडी हवा में स्कूटर चलाना बहुत मुश्किल था। खैर स्कूटर की रफ्तार 40 पर सेट की और एक हाथ से स्कूटर और एक हाथ कोट की जेब में डालकर स्कूटर पर आना जाना किया। उस दिन तापमान 3 डिग्री था। आज भी छोटे लड़के के जन्मदिन 1 जनवरी पर हम उस दिन की ठंड में भागा दौड़ी को याद करते हुए हंसते हैं। चलिए अच्छी बात है कि आप हंसते हैं। और वाकई ठंड ऐसी ही होती है कि एक जो है आप अपना हाथ जो है वो कोट की जेब में डालें, नहीं तो ये जो उंगलियां होती हैं, अब तो दस्ताने आ गए, नहीं तो कभी कभी दस्ताने भी नहीं होते हैं, तो जहाँ से हाथ मुड़ता है यानी कि जो पीछे की चीज होती है, उंगलियां जहाँ से जुड़ी होती हैं हमारी हथेली में, वो बिल्कुल फट सा जाता है लाल होके, तो घाव सा भी हो जाता है, इतनी ठंड होती है। और ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा कि एक बार ठंड के दिन में हड़बड़ी में सफर में कंबल और मफलर ले जाना भूल गया। लो, और उन दिनों डिब्बे में कंबल की सप्लाई नहीं होती थी और जगह भी ऐसी मिली जहां खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। रात भर कैसे कटी मानो
गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते तबीयत खराब ही हो गई थी। तो भाई ऐसा तो होता है। और जो उस समय तो बिल्कुल कहते हैं ना कि सुई बराबर भी छेद होना, तो उस झिर्री से जो हवा आती है बंद कर, तो वो लगता है बिल्कुल तीर की तरह लग रही है। ओह, बहुत जानलेवा होती है। नाम सुन के ठिठुरन सी होने ठिठुरन सी होने लगी ना। लगी। तो ऐसे एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि ठंड से सामना इस विषय पर अभी 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के विरधा गांव में रिश्तेदार की बेटी की शादी में गया था। उन्हीं कपड़ों की पूरी व्यवस्था के साथ गया था, लेकिन उस रात की ठंड जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ऐसा वो लिख रहे हैं। इतनी पूरी ठंड थी? रात, हाँ, पूरी रात आग के सहारे काटी थी, फिर भी रात इतनी लंबी लग रही थी जैसे इस रात का कोई सवेरा ही नहीं होगा। जब सुबह के 9 बजे तब जाकर कुछ राहत महसूस हुई। तो भाई ऐसा होता है। और अक्सर ये भी होता है कि शादी विवाह जो होता है वो खुले पंडाल में होता है, बहुत बड़ा स्थान ले लिया जाता है, ऐसे में जो ठंड है वो और बढ़ जाती है। हालांकि लोग व्यवस्था करते हैं जगह जगह कि गर्माहट रहे, आग तापने की कुछ लकड़ियां जला देते हैं, गैस के कुछ उपकरण अभी आ गए हैं जो कि गर्माहट रखते हैं, फिर भी वो काम नहीं करते हैं। प्रकृति जो है वो बता देती है कि हम ज्यादा मजबूत हैं और आप ऐसे ही कुड़कुड़ाते रहिए। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब जाके कुछ राहत महसूस होती है। तो ये तो है भाई। लेकिन कार्यक्रम में थोड़ी सी राहत और ले ले, यानी गीत सुन लेते हैं ना। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। न आ, न आ, न आ, न आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। हाँ 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 हाँ। नाम दोनों का जमाने में बहुत बदनाम हो। हाँ 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 हाँ। जो बदनामी का डर था तो फिर प्यार क्यों किया। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में। हाँ 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 हाँ। दूर रहना चाहिए थोड़ा सा मुलाकात में। हाँ 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 हाँ। क्या कहा फिर से तो कहना, हाथ लेकर हाथ में। ओहो ओहो ओहो। क्या कहा फिर से तो कहना, होश में रहने दे मत होश न बना। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। न आ न आ न आ न आ। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर
मुलाकातों में तुझको 100 बहाने आ गए, हे 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 हे। 2 मुलाकातों में तुझको 100 बहाने आ गए, हे हे ओ हो। लोग सुनते हैं सारे आहिस्ता आहिस्ता, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न जा, न जा। आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ, न आ, न आ, न आ, न आ। भाई ये गाना सुन के तो मुझे भी ठंड लगने लग गई। तो भाई देखो, टिप्स बहुत सारे हैं। हाँ। अपनाना तुम्हारे ऊपर है मन्नू भौरिया, है ना। जब ज्यादा ठंड जिस दिन पड़े उस दिन न नहाया जाए तो फिर सामना ही नहीं होगा। तो भाई ये हम नहीं दे रहे, बिल्कुल मानना मत इसको, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, इसलिए पहले ही कह दिया भाई, ये वैधानिक चेतावनी है। हाँ, तो ये मतलब ये भी एक तरीका है ठंड से बचने तो क्या का। तुमने अपनाया नहीं है क्या कभी? तुमने भी तो अपनाया है इसको। बुआ जी एक हमारे श्रोता है, उन्होंने आगे लिखा है कि भाई हमारे जबलपुर में तो अभी ठंड बढ़ रही है, गर्म कपड़ों के साथ धूप में बैठकर गरमाणु, यानी गुजराती में कहते हैं गरमाणु, गेहूं के आटे का मीठा सूप, इसे पीते हैं, मटर छीलते हैं धूप में बैठकर और रात में अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते हैं। क्या तो बात है। इस तरह से भी लोग ठंड से बच रहे हैं। तो भाई आपके जबलपुर में ऐसा होता है तो हमारे भी जबलपुर में ऐसा होता है। हाँ। तो भाई जबलपुर तो सभी का है, तो अच्छी बात है आपने साझा किया। ये जो गरमाणु है, हाँ। इसका और भी लोग सेवन करें, क्योंकि गेहूं अपने आप में बहुत पौष्टिक चीज है, फिर गुड़ का अगर उसमें वो मिला दिया जाए तो और गर्माहट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती है ना, जैसे गुड़ में पाक दिया जाता है, उसको थोड़ा गुड़, अदरक हो चाहे सोंठ, उसको और जितने मेवे आप डालना चाहते हैं वो करके घी में बना लें और उसके बाद गुड़ उसमें डालें, उसको थाली में फैला लें, बर्फी जैसे बना लें उसको। तो कहते हैं ना कि उस सोंठ वाली चीज, तो वो गर्म चीजें जब आप खाएंगे, सोठौरा जिसको बोलते हैं, जब जो शरीर को गर्माहट दे ना, तो इस तरह से बहुत सी चीजें बनती है ना बुआ जी, जैसे मेथी के लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू जो ठंड में ही खाए जाते हैं ना, खासकर, तो जिससे हम गर्माहट बनी रहती है। कुछ लोग च्यवनप्राश खाना ही चाहिए खाते हैं ना, तो अदरक वाली चाय, क्या क्या बात है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब यादों की बात आती है तो और भी बहुत सारी बातें याद आती हैं। हमारे साथी भी लिखते हैं कि मुझे वो दिन अभी भी याद है जब हम अपने 6 दोस्तों के साथ ठंड के दौरान 2019 के जनवरी महीने में अपनी मतलब 2 व्हीलर के संग, मतलब ये बड़ी बात है कि 2 व्हीलर पर शिरडी जा रहे थे और वो सुबह की 3 बजे की ठंड भी क्या ठंड थी। मैं और मेरे सभी दोस्त ठंड से कांप रहे थे। बीच बीच में हम कोई चाय की टपरी देखकर गर्मा गर्म चाय पिया करते थे। तो खैर दोस्त थे तो हमें लगता है थोड़ी सी गर्माहट दोस्तों की भी रही होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ठंड से बचने के बहुत से उपाय इन्होंने बताए, हमारे श्रोताओं ने भी बताए और हमने भी जैसे बताया ही कि जो ठंड है ना, तो ठंड से बहुत सी चीजें गर्माहट तो लाती ही है। आप सूर्य की गर्मी में बैठ सकते हैं, धूप जरूर लें, क्योंकि खासकर कहते हैं ना कि ठंड के समय की जो धूप रहती है वो जरूर लेना चाहिए। एक तो ये भी है, और मन्नू भौरिया हम सब ने अनुभव भी किया है कि जिस दिन हम दिन में धूप में बैठते हैं उस दिन रात में ठंड कम लगती है। वो जो प्राकृतिक गर्माहट मिलती है वो हमें रात तक उष्मा देती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। खान पान की जो बात हमने जैसे कही कि बाजरा है, मोटे अनाज इस समय इसीलिए खाए जाते हैं कि वो भी शरीर को गर्माहट देते हैं और पच भी जाते हैं आसानी से। तो खान पान का ख्याल रखिए। और गरम वाली चीज जैसे तुमने बता दिया, चाय, तो ऐसी बहुत सारी अदरक वाली चाय, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने बताया सोंठ वाली जो लड्डू बनते हैं सोंठ वाले, उसमें कभी कभी हल्दी डाल के भी लड्डू बनते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें भी हल्दी डालकर पीजिए, है ना। और उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर शक्कर आप लेते हैं तो शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन आमतौर पर कहते हैं कि दूध में गुड़ नहीं डालना चाहिए। तो ये भी कहते हैं कि आप दूध ऐसे पीते रहें और हाथ में गुड़ जो है वो खाते रहें। अच्छा। तो वैसे भी आप खा सकते हैं। गर्म दूध में ऐसे गुड़ न डालें, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अच्छा। तो अगर ऐसा है तो आप वैसे खाएं। तो अलग अलग चीजें हैं
और बाकी तो जो है नए साल का स्वागत कीजिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। तो और बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बजट का भी ना बुआ। बजट, अरे हाँ भाई, यार, बजट अब ये जो तुमने बता दिया तो वैसे ही गर्माहट चढ़ जाएगी शरीर में। नहीं नहीं बुआ, क्या है, साल का आखिरी दिन है, महीने का आखिरी दिन है, तो बजट का ध्यान रखना तो जरूरी है ही ना। हाँ, तो और भाई ये बजट का ध्यान जरूर रखें ताकि आने वाला जो समय है, जो नया साल है, उसमें आप परेशानियों से ना आए, आपको ना भी है, क्योंकि परेशानी। बहुत सारी जो ईएमआई वगैरह होती हैं, जैसे खासतौर से जो बीमा योजनाएं होती हैं, उनका जो अमाउंट देना होता है वो सब जनवरी में ही होता है। जी। तो उन सब की भी तैयारी पहले से कर लें ताकि आप जब गीत सुने तो आपको पूरा मजा उसका मिले, है ना। बिल्कुल। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं। कुछ भी नहीं तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। एक हम ही नहीं सब देखने वाले तुमको संगे मर पे लिखी शोक गजल कहते हैं, संगे मर पे लिखी शोक गजल कहते हैं। ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो जिनका यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। इस सन 1997 की बात है, जनवरी का महीना और कड़ाके की सर्दी थी, जब मैं फिल्म दिल तो पागल है का नाइट शो देखकर आ रहा था। अब तो समझ गई थे कि ये श्रोता का संदेश है। हाँ हाँ। सिनेमाघर पास ही था, करीब 1-1.5 किलोमीटर। इससे सर्दी को दरकिनार करते हुए बिना वाहन के पैदल ही चला गया। मैं सोचा कि चला जाता हूँ ऐसे ही, लेकिन फिल्म देखकर जब वापस आ रहा था तो सर्दी ने हालत पतली कर दी। दूर दूर तक कोई वाहन भी नहीं दिखा कि लिफ्ट लेकर आ जाऊं। एकदम सुनसान सड़क, घना कोहरा छाया हुआ था। वो दिन भुलाए नहीं भूलता। तब इन्होंने कहा होगा कि दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। तो भाई इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, और खासकर ठंड के समय तो कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस समय कैसे ठंड बढ़ सकती है। अचानक से बढ़ जाती है। और शादी ब्याह में तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे शॉल लोग ऐसे हाथ में डालते हैं पहले तो पर्स की तरह, है ना, खूब तहवे लगा के कि शॉल दिखे भी बड़ा खूबसूरत है, फिर उसका थोड़ा सा उसको 2 परत करके खोलते हैं, फिर उसका पूरा खोलना पड़ता है। हालांकि एक बहुत मजेदार लिखा है उन्होंने, लिखा गरमाणु की जो हमने बात की ना, उन्होंने लिखा गरमाणु जो है वो परमाणु का भाई है। अच्छा। गरमाणु जो है वो परमाणु का भाई है। तो भाई इसी तरह से आप हंसते रहिए। कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आप सभी को। कल भी मिलेंगे एडवांस में, बिल्कुल कल भी मिलेंगे, लेकिन आज से हम शुभकामनाएं देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि श्रोताओं के शुभकामनाएं आ रही हैं। तो भाई यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कार्यक्रम से दीजिए अनुमति मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।